हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 सजीव जगत में विविधता अध्याय पढ़ेंगे। तो हम पाठ को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर एक संस्कृत में श्लोक दिया गया है जिसको आप टुकड़े करके पढ़ सकते हैं। शाया मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलानेपि प्रार्थना वृक्षा सत्पुरुषा इव। इसका अर्थ क्या होता है? बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही देते हैं। जैसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे आम का पेड़ होता है, वो अपना फल खुद नहीं खाकर क्या करता है, दूसरों को देता है। वैसे मनुष्य क्या होता है, अच्छे मनुष्य क्या होता है, स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। ये देखो कुछ पेरेंट्स, स्कूल स्टाफ और बच्चे यहाँ पे भ्रमण के लिए आए गए हैं। ये अलग अलग फूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, तितलियों को देख रहे हैं, बंदरे, मोर सबका निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे कल की सुक्त वर्षा के पश्चात आज ये एक सुहानी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वो विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। जैसे कोयल और मोर की, जैसे भी अलग अलग पक्षियों की ध्वनि निकालने में निपुण है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चले। हम जब कभी भी भ्रमण पर जाते हैं तो हमें अपनी नोटबुक, पेन और पानी की बोतल साथ में लेकर जरूर जाना चाहिए। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष शामिल है। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। वाह, ये कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलर होता है। कलर उनके होता है, एक अलग आवाज होती है। जैसे मोर की अलग होती है, कोयल की अलग होती है। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव सहसाट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग सहसाट होती है। ये प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। जो डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने को अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकन को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए, उन पर चर्चा कीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 2.1। हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियां जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें कि मौसम कैसा था, गर्मी थी, ठंड थी, तेज हवा थी, किस प्रकार से क्या था,
वो सभी क्या करना है, अंकित करना है अपनी नोटबुक में। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके स्क्रैप बुक बना सकते हैं, यानी कि अपने किसी किताब या बुक में चिपका सकते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रसक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे घास का उदाहरण दिया गया है, तुलसी का दिया गया है, गुड़हल का दिया गया है, कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण। अब हमें यहाँ पे क्या एक तालिका दी गई है, तालिका 2.1 हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। तालिका बहुत ही सामान्य है, मैं इसको आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्रम संख्या दी गई है 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको स्थान किस प्रकार से क्रम संख्या, यहाँ पे आपको क्रम संख्या दी गई है, स्थानीय नाम दिया गया है, तना के बारे में दिया गया है, पत्तियां किस प्रकार से होती हैं, इनकी पत्तियों के बारे में दिए गए हैं, इनके फूल किस प्रकार से होते हैं और कोई अन्य अवलोकन के बारे में दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य घास। सामान्य घास का तना कैसा होता है, कोमल और पतला, और तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतित रूप से एक पत्ता निकलता है। यानी कि घास होती है, घास की पत्तियां किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से एक एक करके होती है ना, एकांतर होती है, एक एक। उनका फूल क्या होता है, इनका फूल नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फूल नहीं होता है, यहाँ क्रॉस कर दो। यहाँ पे कोई अन्य अवलोकन या विशेषता क्या होती है, पत्तियां कैसी होती है, इनकी हरी होती है। फिर 2 नंबर क्या होता है, तुलसी, कठोर और पतला। इनका तना कैसा होता है, कठोर और पतला। पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं, यानी कि एक पत्ती इस प्रकार से, दूसरी पत्ती इस प्रकार से, ऐसे पत्तियां क्या होती है, एक दूसरे के सम्मुख होती हैं। फिर क्या होता है, इनका फूल कैसा होता है, गुलाबी बैंगनी, और पत्तियां किस प्रकार से होती हैं, इनकी हरी पत्तियां। यहाँ पे हरी लिख देना। फिर क्या आता है अपना 3 नंबर आता है गुड़हल। गुड़हल का तना कैसा होता है, कठोर होता है। पत्तियां किस प्रकार से होती हैं, इनकी पत्तियां होती है शाखादार। किस प्रकार होती है, शाखादार पत्तियां होती है। इनका फूल कैसा होता है, इनका फूल होता है, गुड़हल का लाल फूल होता है। और कोई अन्य अवलोकन विशेषताएं, पत्तियां कैसी होती है, हरी पत्तियां होती है। और फिर क्या आता है, नीम। नीम क्या होता है, तना कठोर और मोटा। पत्तियां किस प्रकार से होती है, यहाँ पे भी आप शाखादार लिख देना। मेरे पेन ठीक से चल नहीं रहा, इसलिए आपको गड़बड़ हो रही यहाँ पे। और यहाँ पे इनकी चिकनी सतह वाली पत्तियां होती हैं। और फूल कैसे होते हैं, सफ़ेद फूल है या हरे। अन्य में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे आपके अभी तक अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर कोई अपडेट जल्दी से प्राप्त हो सके। और बेल आइकन को ऑन रखें। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, आपको उसका रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। आपको कोई PDF चाहिए या कोई सवाल में डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मेंटोर एकेडमी आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं पाई। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे लंबा अथवा कठोर, लंबा अथवा छोटा कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, और फूलों के रंग, आकार और सुगंध में विविधता। जैसे हमने तालिका 2.1 में पढ़ा था, किस प्रकार से क्या होती है पत्तियां, फूल, उनका रंग कैसा होता है और उनकी गंध कैसी होती है। अब शहर के समय देखे गए तो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए, उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे तालिका 2.2 दी गई है, हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं को विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन। जंतुओं के नाम, यहाँ पे जंतु कहाँ रहते हैं, उनके रहने का स्थान, उनका भोजन, गति के प्रकार, अन्य कोई अवलोकन जानकारी। जैसे कौवा कहाँ पर रहता है, वृक्ष पर रहता है, वो क्या खाता है, कीट खाता है, गति के प्रकार, उड़ना और चलना, अन्य कोई अवलोकन, श्वास में टहनी लिए हुए। चींटी क्या होती है, मिट्टी या बिलों में रहती हैं। भोजन की गति, पत्तियां, बीज और कीट। गति के प्रकार क्या होता है, चलना।
और इसके कितने होते हैं? 6 पाद होते हैं। पाद यानी क्या होता है? पैर। गाय क्या रहती है? गाय तबेले में या तबेले घर में या जंगल में। भोजन क्या होता है? घास या पत्तियाँ। गति के प्रकार क्या होता है? चलना या टहलना। अन्य को विशेषताएं अन्य में जैसे गाय के कितने? 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है। और यहाँ पे इस अन्य में आप किसी भी जानवर का लिख सकते हैं। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानता है और क्या विभिन्नता है? आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती है और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। और मगरमच्छ भी कार्य सकता है जल में और स्थल कहीं भी रह सकता है। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाए अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक भी तैयार सृजन करें। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे या जंतु का नाम जोड़े जिसे आपने पहले तालिका 2.1 तथा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। क्रियाकलाप 2.2 आइए महत्व समझे। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, एक पौधे और एक जंतु के विषय में सोचे जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधे और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के जंतुओं के चित्र या पौधों के चित्र बनाए गए हैं बच्चों द्वारा। यहाँ पे शिक्षिका खड़े कर उनके चित्रों का अवलोकन कर रही हैं। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। आप भी इस प्रकार के चित्र बना सकते हैं और उनका अवलोकन कर सकते हैं। अपने शिक्षकों को बता सकते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट पर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं? आप इनके बताना कि कितने चित्र हैं इस श्याम पट पर। क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित किए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक जंतु हो सकते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में से प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। पेड़ कुछ जंतु पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। 2.2 पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपने नोटबुक और पुस्तकों के समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार में दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर के विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधों और जंतु विद्यमान हैं जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम क्रियाकलाप 2.3। क्रियाकलाप 2.3 आइए समूह बनाएं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, साठ और अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाए। अपनी कक्षा 5 से 6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि
अन्य ने पौधे के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में सुना हो। चित्र 2.2 फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कठोर या कोमल तना, खान पान का स्वभाव, रहने का स्थान। संभवतः अपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री और अधिक जानेंगे। देखते हैं क्रियाकलाप 2.2.1 पौधे के समूह कैसे बनाएं। आपने देखा कि पौधे में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और अवस्था में भिन्न होती है। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं को सीखा होगा कि पौधे के समूह उनकी ऊंचाई और तने के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। क्रियाकलाप 2.4 आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? तने का रंग भूरा है या हरा? साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं? अतः ये कठोर या ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। सावधानीपूर्वक काम करना है। ये भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती है। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरे। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। तालिका 2.3 ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह। पौधों के नाम दिए गए जैसे आम, गुलाब और टमाटर। इनकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचा, मध्यम या मोटा। रंग कैसा होता है? भूरा, भूरा, भूरा। कठोर होता है या कोमल? कठोर, कठोर और कठोर। मोटा, पतला, मोटा, पतला, पतला। भूमि के निकट होते हैं। आम क्या होते हैं? भूमि के निकट होते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं। कैसे होते हैं? इनके तने में ऊंचाई पर कैसे प्रकाश होते हैं। और पाद समूह का नाम जैसे देखो, आम का दिया। आम क्या होता है? ऊंचा होता है, भूरा होता है, कठोर होता है, मोटा होता है। भूमि के निकट होता है या नहीं होता है? ये आप लोग बताइए कमेंट में, भूमि के निकट होता है या नहीं होता है। और तने में ऊंचाई पर हाँ होता है। और पादप समूह का नाम क्या होता है? ये क्या होता है? वृक्ष होता है। गुलाब पौधे का नाम क्या होता है? गुलाब। ऊंचाई पर क्या होता है? मध्यम। और हरा भूरा क्या होता है? भूरा होता है यहाँ पे। और क्या होता है? तने की प्रकृति कठोर होती है, मोटा या पतला? पतला होता है। भूमि के निकट होता है? हाँ होता है। तने में ऊंचाई पर होता है। गुलाब तने में ऊंचाई पर होता है? हाँ होता है। पाद समूह का नाम क्या होता है? झाड़ी। पौधे का नाम क्या होता है? अगला टमाटर। कैसा होता है? ऊंचाई से छोटा। हरा या भूरा? हरा होता है। तने की प्रकृति कैसी होती है? कोमल होती है। पतला या मोटा? पतला होता है। भूमि के निकट होता है? हाँ होता है। तने के ऊंचाई पर होता है? नहीं होता है। और ये क्या होता है? वृक्ष, झाड़ियाँ क्या होता है? ये साग होता है। अब हम देखते हैं आगे वृक्ष को। ये क्या दिया गया आपके यहाँ के वृक्ष का एक बहुत ही शानदार चित्र दिया गया है। आपको साग, झाड़ी और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह साग, झाड़ी, वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है और आपको इसको कॉपी में भी लिखना है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। उनके तने मोटे, कठोर, भूरे, काष्ठी लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर, तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। ये परिभाषा यहाँ से लगा के यहाँ तक लिखनी है आपको अपनी नोटबुक में। चित्र 2.3 को आपको दिखाई दे रहा है। बढ़ते हम आगे, अब पढ़ेंगे झाड़ी के बारे में। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्राय इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठी लकड़ी जैसे तने होते हैं
जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने इतने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। ये परिभाषा भी लिखनी है आपको अपनी नोटबुक में। और उदाहरण के लिए क्या होता है, गुलाब का पौधा, यहाँ से लगा के यहाँ तक लिखनी है। चित्र 2.3 ख, यहाँ पे दिया गया, देखो इस झाड़ी का चित्र दिया गया है आपको। इस झाड़ी किस प्रकार से होती है उसका चित्र दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे साग के बारे में। साग क्या होता है? कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं, उन्हें साग कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा, ये भी लिखनी है अपनी नोटबुक में, यहाँ से लगा के यहाँ तक। चित्र 2.3 ग। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, उन्हें आरोही लता क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधों की भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं। कुछ पौधे क्या होता है, भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उनको विसर्पी लता या क्रीपर कहते हैं। इन दोनों को भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसी कौन सी अन्य विशेषता हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के आधार से इसका जानने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। अगला क्रियाकलाप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप वीडियो से लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।